हेलो, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यहां पे हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर्स जून से लेकर के जनवरी महीने तक के आपके साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में डिस्कस करेंगे। तो अपना आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं जहाँ पे हम लोग यूपीएससी की और अलग अलग स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ आपको गाइडेंस भी देते हैं। तो अगर इस बारे में आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो दिए गए दो में से किसी भी नंबर पे कॉल करें, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी के बारे में। बेसिकली हाल ही में हुआ क्या है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करते हैं, उसने एक प्रपोजल क्लियर कर दिया है और प्रपोजल के तहत अब गठन किया जाएगा डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी का। और इस एजेंसी का टास्क क्या है, क्या काम दिए गए हैं इसको, तो देखिए इसको काम दिए गए हैं कि स्पेस वॉरफेयर का वेपन सिस्टम डिज़ाइन करने का, और साथ साथ जो भी स्पेस वॉरफेयर से संबंधित टेक्नोलॉजी है उसको भी ये डिज़ाइन करेगा, उसके बारे में रिसर्च करेगा, डेवलपमेंट करेगा। और साथ साथ एक बहुत बड़ा टास्क ये है कि एक डिफेंस स्पेस एजेंसी है जिसमें तीनों ही सर्विसेज के मेंबर्स हैं, यानी इंडियन एयरफोर्स के, नेवी के और साथ साथ आर्मी के मेंबर्स यहाँ पे हैं। तो इस पर्टिकुलर संस्था को हमारी डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी सपोर्ट करेगी। अब बात ये आती है कि ठीक है, सब चीज़ें बन गई एजेंसी, लेकिन हम लोग स्पेस वॉरफेयर वेपन बना क्यों रहे हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि जैसे जैसे कंट्रीज़ ग्रो करेंगी, डेवलपमेंट होगा, वैसे वैसे आउटर स्पेस जो है उसमें भी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बनाने की कोशिश करेंगी। ऑलरेडी कई सारी कंट्रीज़ ने ऐसा शुरू कर दिया है कि वो आउटर स्पेस में भी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रही हैं। जैसे कि यूएस ने एक डेडिकेटेड स्पेस फोर्स बनाई है। तो अगर कोई भी कंट्री बाहर स्पेस में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बना रही है तो ये भी संभव है कि आने वाले समय में कोई वॉर भी हो जाए, और ये वॉर जो होगा वो स्पेस वॉर होगा, और इसमें जो भी देश पीछे रह जाएगा उसको बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए भारत अपने आप को तैयार कर रहा है कि आने वाले समय में अगर कोई स्पेस वॉर होती है तो हम लोग ऑलरेडी तैयार रहेंगे, वेपन्स हमारे पास होंगे, टेक्नोलॉजी हमारे पास होंगी। और ये जो दूसरी वाली एजेंसी यहाँ पे हमने बात की, डिफेंस स्पेस एजेंसी, इसका बेसिक टास्क ही ये है, अगर आने वाले समय में कोई भी स्पेस वॉर्स होते हैं तो उसके लिए इंडिया एकदम तैयार रहे। उसके अलावा अगर आप देखें तो इस एजेंसी का जो हेडक्वार्टर्स है वो बेंगलोर में है, और ये डिफेंस स्पेस एजेंसी को जो भी व्यक्ति प्रिसाइड करेगा, यानी जो भी इसकी अध्यक्षता करेगा, उसको एयर वाइस मार्शल की रैंक का ऑफिसर होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर संस्था के बारे में आपको याद रखना है। अब ये हम इस पे चलते हैं जो अभी अभी गठित की गई है। तो दोस्तों, हमने जैसे देखा डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी वॉरफेयर के स्पेस वॉरफेयर के वेपन सिस्टम डिज़ाइन करेगी, टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करेगी। तो रिसर्च करने के लिए इसको एक टीम ऑफ साइंटिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, और साथ में ये क्लोज कोऑर्डिनेशन में वर्क करेगी इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के ऑफिसर्स के साथ। अब अगर बात करें तो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ क्या है जिसके ऑफिसर्स यहाँ पे अपना कोऑर्डिनेशन देंगे, तो ये बेसिकली एक स्टाफ क्रिएट किया गया था, यानी एक ग्रुप क्रिएट किया गया था अक्टूबर 2001 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, और ये कारगिल ऑपरेशंस के बाद किया गया था। इस पर्टिकुलर स्टाफ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है तीनों ही हमारी जो सर्विसेज है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी, उन तीनों के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके। और इसी वजह से इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, तो सबसे पहले तो तीनों ही सर्विसेज से इसमें रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कुछ रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से शामिल हैं, इनफैक्ट डीआरडीओ के कुछ लोग शामिल हैं, और अंत में वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के भी कुछ लोग यहाँ पे शामिल हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं आपको जो याद रखने हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे भारत अपने खुद के लिए एक स्पेस स्टेशन की तैयारी कर रहा है, इसी के ऊपर ये पूरी न्यूज़ है। तो हम लोग ने ये टारगेट रखा है कि वर्ष 2030 तक हम लोग अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च कर देंगे। भाई अभी फ़िलहाल में कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका खुद का स्पेस स्टेशन है, तो अगर भारत अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करने में सफल रहा तो कुछ एक लिस्ट में हम लोग अपना नाम शामिल करा पाएंगे, जिसमें अभी सिर्फ और सिर्फ 3 ही कंट्रीज़ मौजूद हैं, जो कि है यूएस, रशिया और चाइना। यानी सिर्फ इन्हीं तीनों देशों के पास अपना खुद का स्पेस स्टेशन है। अब बात आती है ये स्पेस स्टेशन क्या होता है। ये एक हैबिटेबल स्पेसक्राफ्ट है, यानी ये एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जहाँ पे स्पेस क्रू के लोग निवास कर सकते हैं।
इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है कि ये बहुत लंबे समय तक स्पेस में बना रहे और इसके अंदर लोग रह सकें। अगर अभी हम लोग बात करें वर्तमान परिस्थिति की, तो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एकमात्र फुली फंक्शनल स्पेस स्टेशन मौजूद है और यही लार्जेस्ट ह्यूमन मेड बॉडी है लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी पृथ्वी की निचली कक्षा में जो सबसे बड़ी कोई ऐसी बॉडी है, कोई ऐसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है या आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है जो फुली फंक्शनल है और ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है, तो वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आपको ये ज़रूर याद रखना है कि लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की निचली कक्षा में डिप्लॉयड है। अब अगर हम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जहाँ पे अलग अलग देशों की स्पेस एजेंसी ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया है। तो अगर हम बात करें कौन कौन सी अलग अलग स्पेस एजेंसीज हैं, तो सबसे पहले तो है नासा, जो कि यूनाइटेड स्टेट की स्पेस एजेंसी है। उसके अलावा है रॉसकॉस्मोस, जो रशिया की स्पेस एजेंसी है। उसके अलावा है जाक्सा, जो जापान की स्पेस एजेंसी है। उसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो कि नाम के हिसाब से यूरोपियन एरिया या फिर यूरोप की स्पेस एजेंसी है। और लास्ट में है CSA, जो कि कनाडा की स्पेस एजेंसी है। अब अगर आप बात करें इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे किसकी ओनरशिप होगी, कौन इसको यूज़ कर सकेगा, तो ये सब इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज से तय किया गया है। यानी देखिए यहाँ पे अलग अलग 5 एरियाज इन्वॉल्व हैं, 5 कंट्रीज इन्वॉल्व है। तो अगर आप इसकी यूज़ की बात करें या फिर बात करें कि किसके अंडर आएगी, तो ये सब संधि के तहत तय किया गया है। अब इस तरीके के जो भी स्पेस स्टेशन होते हैं ये किस काम आते हैं, तो जो भी स्पेस रिसर्च करना होता है उसके लिए ये ऑब्जर्वेटरी का काम करते हैं। क्योंकि ये हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, तो होता यह है कि वहाँ पे रह के जो क्रू है वो अंतरिक्ष में होती हुई गतिविधियों को और अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगा और उसी के तहत जो रिसर्च है वो और बेहतर लेवल पे हो पाएगी। अब इसका जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 20 नवंबर 1998 को। और देखिए दोस्तों, ये जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, हमने बात की 1998 से ऑपरेशनल है। अभी करीब इसको 21-22 साल हो गए और ऐसा एक्सपेक्टेड था कि 2024 में हम इसको रिटायर कर देंगे। तो अगर ये रिटायर होगा तो एक और कोई स्पेस स्टेशन चाहिए, तो यहाँ पे चाइना स्टेप इन कर रहा है और वो अपना एक नया स्पेस स्टेशन क्रिएट कर रहा है जो कि उसके पुराने वाले का रेप्लिका होगा। नया वाला जो अभी क्रिएट कर रहा है उसका नाम है हेवनली पैलेस। यहाँ पे 3 एस्ट्रोनॉट्स परमानेंटली स्टेशन रहेंगे, यानी ये 3 एस्ट्रोनॉट ऐसे हैं जो परमानेंटली इस हेवनली पैलेस पे निवास करेंगे। ये जो है ISS को रिप्लेस करने के लिए चाइना अपना दूसरा स्पेस स्टेशन बना रहा है। अगर मैं पहले की बात करूँ तो वर्ष 2011 में चाइना ने अपना पहला स्पेस स्टेशन बनाया था जिसका नाम था टियांगोंग 1 और इसी के साथ चाइना तीसरा कंट्री बन गया था जो अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च कर चुका था। इसमें बेसिकली 6 एस्ट्रोनॉट्स गए थे 2 अलग अलग क्रूज में, 2012 में और फिर 2013 में। हालांकि चाइना का कंट्रोल इस स्पेस स्टेशन पे खो गया था वर्ष 2016 में, जिसकी वजह से ये उम्मीद की जा रही थी कि ये अब क्रैश कर जाएगा। तो चाइना ने यही देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स को और इंटरनेशनल एजेंसी इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी को बता दिया कि भाई हमने इस स्पेस स्टेशन का कंट्रोल खो दिया, ये कभी भी क्रैश कर सकता है। तो कौन सी 2 संस्था को बताया, देखिए यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अफेयर्स और यहाँ पे आप दूसरा पाएंगे इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो अब बेसिकली चाइना ने अनवील किया है अपना नया स्पेस स्टेशन, हेवनली पैलेस इसका नाम है। 3 एस्ट्रोनॉट इसमें जाएंगे। हालांकि ISS के कंपैरिजन में इसका वजन कम होगा और ऐसा माना जा रहा है कि ऑपरेशनल हो जाएगा 2022 तक। इसकी लाइफ साइकिल बताई जा रही है 10 साल की। अब इसी के साथ सिर्फ एकमात्र जो स्पेस स्टेशन ऊपर रह जाएगा वो रहेगा ये चाइना का, क्योंकि ये तो हम डीकमीशन कर देंगे। हालांकि चाइना कह रही है कि भाई हम लोग सभी कंट्रीज़ को इसमें ओपन एक्सेस देंगे। टियांगोंग 1 जो चाइना का डीकमीशन हो गया था, ये 2016 में आउट ऑफ सर्विस हो गया था। उसके बाद एक दूसरी लैब यहाँ पे शुरू की गई थी जिसका नाम टियांगोंग 2 रखा गया था। पर ये वाला अभी सबसे रीसेंट की बात हो रही है हेवनली पैलेस, जो उम्मीद है 2022 तक लॉन्च किया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ समझ लेते हैं, फिर वापस आते हैं अपने न्यूज़ पे। स्पेस ग्रेवयार्ड क्या होता है? देखिए, जब होता क्या है, हम लोग कोई चीज़ स्टेशन करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, तो कई बार जब वो आउट ऑफ सर्विस हो जाती है तो उसको वापस कंट्रोल करने की क्षमता हम लोग खो देते हैं। तो कई बार होता यह है कि वो आसमान में पूरी तरह ना जल के धरती पे आके गिरती है। तो ऐसे में कोशिश की जाती है कि जो गिरे तो ये ऐसे एरिया में गिरे जहाँ पे कोई भी रहता ना हो, जिससे कि किसी को नुकसान ना पहुँचाइए। तो इसी के तहत एक तय किया गया है 1500 स्क्वायर किलोमीटर का सदर्न पैसिफिक ओशियन का रीजन, और उसी एरिया को कहा जाता है स्पेस ग्रेवयार्ड, यानी कि ऐसे स्पेस क्राफ्ट का मुर्दाघर।
ये जो एरिया है यहाँ पे कोई भी रहता नहीं है, ये इनहैबिटेबल है। और अभी तक 260 से ज़्यादा सैटेलाइट्स यहाँ पे गिराई गई हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर पूछा जाए तो आप याद रखिएगा। सदर्न पैसिफिक ओशन में ये रीजन पड़ता है। अब आप देख ही रहे हैं लगातार कई सारी कंट्रीज़ के प्रयास चल रहे हैं। 3 कंट्रीज ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो इंडिया चौथी कंट्री के नाम पे अपना नाम रजिस्टर करना चाह रहा है और इंडिया का प्लान है 2030 तक इसी तरीके का वो स्पेस स्टेशन लॉन्च कर देगा। हालांकि इसके बारे में और जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं, जो भी मॉडलिटीज़ हैं, उन सबको तय किया जाएगा जब हमारा गगनयान एक बार लॉन्च किया जा चुका हो। और कब होगा ये? अगस्त 2022 में इसकी लॉन्च डेट रखी गई है। ये हमारा पहला मैन्ड मिशन है। इसके तहत एक क्रू भेजी जा रही है स्पेस में, यानी यहाँ पे जो क्रू है उसमें एक्सपेक्टेड है 3 लोग भेजे जाएंगे, इसीलिए इसको पहला मैन्ड मिशन बोला जा रहा है भारत का। तो एक बार ये लॉन्च हो जाए 2022 में, फिर हम उसके बाद आगे तय करेंगे कि स्पेस स्टेशन के संदर्भ में हमको कैसे प्रोसीड करना है। अभी हमने जो मोटा मोटा एक प्लान बनाया है उसके अनुसार हम लोग जो ये स्पेस स्टेशन बनाएंगे उसमें करीब 20 दिन तक एस्ट्रोनॉट वहाँ पे रह पाएँ, ये चीज़ तय की है। हालांकि एक बार अगर हम लोग गगनयान को सक्सेसफुली लॉन्च कर लेते हैं, उसके अनुभव के अनुसार हम ये जो डेज़ हैं तय किए गए हैं इनको बढ़ा भी सकते हैं। तो स्पेस स्टेशन के साथ भारत को क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो अंतरिक्ष के जो भी ऑब्जर्वेशन है उसके लिए हमको दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। हमारा खुद का स्पेस स्टेशन है तो हम बेहतर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं और इससे आने वाले फ्यूचर मिशंस को भी हम लोग बेहतर तरीके से प्लान कर पाएंगे। अब अगर हम लोग गगनयान के बारे में बात करें तो इसरो प्लान कर रहा है कि भाई 2022 तक हमको इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना है। यानी जब तक भारत की 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग मनाएंगे तब तक हमको गगनयान के तहत लोगों को स्पेस में भेजना है। ये भारत का पहला मैन्ड मिशन होगा जिसमें एक क्रू तैयार की जाएगी जो स्पेस में भेजी जाएगी। इसके तहत हम लोग फ्रांस से भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। फ्रांस की एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है CNES। उसके साथ भारत की स्पेस एजेंसी जो कि है इसरो, वो कोलैबोरेट कर रही है बेसिकली स्पेस मेडिसिन में और हाइजीन सिस्टम में। गगनयान के तहत हमने प्लान किया था कि हम 3 बार फ्लाइट भेजेंगे, जिसमें जो पहली 2 होंगी वो तो अनमैन्ड होंगी, उसमें कोई व्यक्ति जाएगा नहीं, वो हम लोग टेस्टिंग पर्पज से भेजेंगे। जो तीसरी वाली होगी वो हमारी फाइनल रहेगी, उसमें हम लोग क्रू को बिठा के अंतरिक्ष में भेजेंगे। ये जो मिशन है इसके तहत 2 मॉड्यूल तैयार किए जाएंगे, एक होगा ऑर्बिटल मॉड्यूल और एक होगा सर्विस मॉड्यूल। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए। बाकी बेसिकली इस तरीके का होगा नहीं, लेकिन हम लोग इसे समझ जाएंगे। जो ऑर्बिटल मॉड्यूल है यहाँ पे बैठ के जाएंगे 3 लोग अंतरिक्ष में। 3 में से एक तय की गई है कि महिला होगी। ये पृथ्वी के चक्कर लगाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि पृथ्वी के निचले कक्ष में, यानी कि अर्थ से करीब 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पर ये इस तरीके से चक्कर लगाएगा। अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 5 से 7 दिन तक वो अंतरिक्ष में रहेगा। अंतरिक्ष में सभी गतिविधियों को स्टडी करेगा और फिर वहाँ से उसको वापस बुला लिया जाएगा। ऑर्बिटल मॉड्यूल में मैंने आपको बताया 3 लोग बैठ के जाएंगे, तो ये बेसिकली क्रू मॉड्यूल है। यहाँ पे जनता यानी कि ये 3 लोग बैठ के जाएंगे। और जो सर्विस मॉड्यूल है यहाँ पे प्रोपेलेंट्स लगे होंगे। यहाँ से बेसिकली ये जो मॉड्यूल है इसको जोर मिलेगा जिससे ये अंतरिक्ष तक जा पाए। अब ये कौन से लॉन्च व्हीकल से जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग GSLV Mach 3 का इस्तेमाल करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम है उसमें दिया जाए कि PSLV के थ्रू हम लोग ले जाएंगे। ऐसा नहीं है, हम लोग GSLV के थ्रू ले जाएंगे। अब अगर एक मैं बहुत बेसिक आपको आइडिया दूँ PSLV क्या होता है और GSLV क्या होता है, तो देखिए अब समझिए ये 2 लॉन्च व्हीकल है। यानी अगर कोई भी चीज़ मान लेते हैं हम, ये जो एक छोटा सा मॉड्यूल है इसको हमें अंतरिक्ष में लगाना है, तो इसको वहाँ तक ले जाने के लिए इसको पूरा जो फोर्स प्रोवाइड करने के लिए एक लॉन्च व्हीकल होता है, यानी एक गाड़ी होती है। आप समझिए एक है PSLV, एक है GSLV। जो PSLV है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कमज़ोर है, GSLV थोड़ा ताकतवर है। यानी PSLV जो है वो किसी भी चीज़ को लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा सकता है, लेकिन अगर ये चीज़ थोड़ी भारी हो या फिर इसको ज़्यादा दूर तक पहुंचाना हो तो हमको GSLV का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आसान भाषा में हम बात करें तो देखिए अगर आप इसको एक साइकिल रिक्शा समझेंगे PSLV को, तो GSLV जो है वो मोटर रिक्शा है। साइकिल रिक्शा पे हल्की चीज़ आप दूरी तक ले जा पाएंगे, अगर भारी चीज़ रख दी आपने तो बहुत दूर तक आप नहीं जा पाएंगे। लेकिन मोटर रिक्शा में ऐसा नहीं है, ज़्यादा भारी चीज़ ज़्यादा दूरी तक आप यहाँ पे ले जा पाएंगे। तो यही मेन डिफरेंस है। हालांकि इसके साथ बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ जुड़ी हैं, लेकिन सिर्फ एक मेन डिफरेंस आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, इसी वजह से मैंने यहाँ पर आपको इस तरीके से समझाया। तो GSLV जो ज़्यादा ताकतवर वाला है उसका Mach 3 रॉकेट जो है वो गगनयान को कैरी करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है।
15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में ये कहा था कि भारत एक मैन्ड मिशन की तरफ चल निकला है और 2022 से पहले पहले हम मैन्ड मिशन लॉन्च कर देंगे। उसी के तहत इसरो जो है वो लगातार रिगरसली लगा हुआ है कि ये मैन्ड मिशन जल्दी से जल्दी लॉन्च किया जा सके। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग एक क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ेंगे। फेसबुक ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम है लिब्रा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है भाई, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। जो क्रिप्टो करेंसी है ये है डिजिटल या फिर वर्चुअल करेंसी। देखिए अभी हम लोग क्या एक्चुअल करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखेंगे आपके वॉलेट में कुछ नोट्स रखे होंगे, कुछ सिक्के रखे होंगे या फिर आपके बैंक के खाते में कुछ पैसे जमा होंगे। तो अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करते हैं तो आपके जो ये ओरिजिनल एक्चुअल रुपीज़ हैं ये डिडक्ट होते हैं। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है ये पूरी तरीके से वर्चुअल करेंसी है। ये फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ आपके ऑनलाइन खाते में रखी रहती है और आपसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन ही करवाती है। ये जो पूरी करेंसी सिस्टम है ये क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी के तहत सिक्योर किया गया है जिससे कि इसमें ज़्यादा कोई झोलझाल ना किया जा सके। यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसके तहत सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं और जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये एक एल्गोरिथम पे चलती है। इसके अलावा जो क्रिप्टो करेंसी है इसमें डिसेंट्रलाइज्ड या फिर विकेंद्रीकरण तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जिसके तहत जो भी यूज़र है जिसके पास भी ये करेंसी है वो सिक्योर पेमेंट कर पाए और अपना पैसा स्टोर कर पाए। तो ये कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जब भी क्रिप्टो करेंसी में हम लोग कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पे जो भी व्यक्ति ट्रांजैक्शन कर रहा है उसके नाम की भी ज़रूरत नहीं होती और कोई बैंक अकाउंट की ज़रूरत भी नहीं होती। यानी आपका एक डिजिटल वॉलेट होता है जिससे इस तरीके की करेंसी आपके अकाउंट से डिटेक्ट हो जाती है। उसमें आपका बैंक कुछ नहीं करता, उसमें आपका नाम भी नहीं रिक्वायर्ड होता। उसके अलावा जो लिब्रा अभी ये फेसबुक ने एक नई क्रिप्टो करेंसी शुरू की है, उसी क्रिप्टो करेंसी की जैसे और भी कई सारी ऑलरेडी मौजूद है, जैसे बिटकॉइन, जैसे रिप्पल, जैसे एथेरियम और अब आई है लिब्रा जो कि फेसबुक की है। तो जो क्रिप्टो करेंसी है ये लोगों की मदद करेगी कि वो पैसा सेव कर सके, सेंड कर सके या स्पेंड कर सके बहुत ही ईजिली। इनफैक्ट इतना आसानी से जैसे आप एक टेक्स्ट मैसेज करते हो। लिब्रा जो है उसको फेसबुक ने अपनी एक नई ग्लोबल करेंसी के तौर पे रिकॉग्नाइज किया है और बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है, ये जो पहल है, ये ढेरों अनबैंक्ड पीपल जिनके पास कोई बैंक का खाता नहीं है उनको भी फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ने का मौका प्रदान करेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब हम चलते हैं एक अगली टेक्नोलॉजी पे। यहाँ पे कैंसर सेल को डिटेक्ट करने के लिए कोयले की मदद से एक नई टेक्निक डेवलप की गई है जिसका नाम रखा गया है डॉट्स। तो बेसिकली एक टीम ऑफ साइंटिस्ट ने जो कि आसाम में CSIR के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक गंदे कोयले को यानी डर्टी कोल को एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू बायोमेडिकल डॉट में कन्वर्ट कर दिया है। ये जो बायोमेडिकल डॉट है ये हेल्प करेगा कैंसर सेल को डिटेक्ट करने में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि हमने एक कोयले से इस तरीके की टेक्निक डेवलप कर ली है जिससे हम लोग कैंसर सेल को डिटेक्ट कर पाएँ। जो हमारे देश में कोयला है वो अबंडेंट है लो क्वालिटी में जिसमें हाई सल्फर की मात्रा रहती है। तो हमने उसी कोयले से एक केमिकल मेथड के यूज़ से कार्बन क्वांटम डॉट्स प्रोड्यूस कर लिए हैं और यही कार्बन क्वांटम डॉट्स जो हैं कैंसर सेल को डिटेक्ट करने में मदद करेंगे। बेसिकली अगर मैं कोयले की बात करूं तो उनके अंदर जो कार्बन कंटेंट मौजूद है और जो टाइम पीरियड लगता है उनको बनने में, उसके आधार पे कोयले को हम कुछ भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि एंथ्रासाइट। तो ये जो एंथ्रासाइट कोल है ये वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल्स माना जाता है। इसके पास हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है और करीब 80 से 95% तक कार्बन का कंटेंट इसमें होता है। फिर आता है सेकेंड टाइप ऑफ कोल जिसको हम कहते हैं बिट्यूमिनस। ये जो सेकेंड टाइप ऑफ कोल है इसमें एक तो मॉइस्चर कंटेंट कम होता है और जो कार्बन का कंटेंट है वो होता है 60 से 80% तक। और इसके अलावा जो तीसरे टाइप का कोल है उसको कहते हैं लिग्नाइट कोल। लिग्नाइट में करीब 40 से 55% कार्बन का कंटेंट होता है। जनरली अगर आप इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि ब्राउन कलर का ये होता है और मॉइस्चर की बात करें तो इसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, इसी वजह से ये अच्छे से नहीं जल पाता। और हमको यहाँ पे ये याद रखना है कि इसी कोयले से कार्बन क्वांटम डॉट्स का प्रोडक्शन हुआ है जो कि कैंसर सेल के डिटेक्शन में बहुत काम आता है। अगर अपन क्वांटम डॉट्स की बात करें तो क्या होता है, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनका अगर साइज़ देखें हम तो 10 नैनोमीटर से भी कम होता है। और यहाँ पे कार्बन क्वांटम डॉट्स हैं तो मतलब इतने छोटे पार्टिकल्स जो कि कार्बन बेस्ड हों उनको हम लोग कहते हैं कार्बन क्वांटम डॉट्स। पहले भी लगातार हम लोग कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल का इस्तेमाल करते रहे हैं डायग्नोस्टिक टूल्स के तौर पे, बायो इमेजिंग में। स्पेशली अगर बात करें तो कैंसर सेल डिटेक्शन में
ऐसे कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल्स का काफ़ी समय से इस्तेमाल होता रहा है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे यह है दोस्तों कि ये जो टीम है CSIR NEIST की टीम, जिसने ये अभी डॉट्स वाला कार्बन सेल डिटेक्शन की टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस किया है, वो बहुत कम कॉस्ट पे किया है। यानी अगर आप वही चीज़ इंपोर्ट करते तो उससे 20 गुना ज़्यादा आपको दाम देना पड़ता। तो ये 20 गुना कम दाम पे ये चीज़ हमने अपने डोमेस्टिक मार्केट में क्रिएट कर ली है। आने वाले समय में ये फ्यूचरिस्टिक मटेरियल के तौर पे उभर के आ सकते हैं, क्योंकि इनकी एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये बहुत चीप हैं जो हमने खुद प्रोड्यूस की हैं, और दूसरी बात कैंसर जैसे भयानक रोगों के डिटेक्शन में ये बहुत काम आएंगे। तो ये डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे बहुत अच्छी फ्यूचर में इमर्ज होकर आने वाली टेक्नोलॉजी बन सकती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक मिरेकल प्लांट के बारे में, यानी एक चमत्कारी पौधे के बारे में। नाम है उसका आरोग्य पचा, और ये मिलता है कहाँ पे? अगस्त्य हिल्स में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि साइंटिस्ट ने फाइनली इसका जेनेटिक मेकअप को डिकोड कर लिया है, यानी इसके जीन्स का किस तरीके से अरेंजमेंट हो रखा है। बेसिकली चमत्कारी पौधा इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। एंटीऑक्सीडेंट है ये, उसके जलन को रोकता है, एंटी माइक्रोबियल है, किसी तरीके के माइक्रोब्स को ग्रो करने से रोकता है, एंटी ट्यूमर है, अगर किसी व्यक्ति को ट्यूमर हो रहा हो तो इसको उपयोग करने से ट्यूमर को भी रोका जा सकता है, अल्सर रोके जा सकते हैं, एंटी अल्सर है, हेप्टोप्रोटेक्टिव है, और एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एक पौधे में भाई इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो साइंटिस्ट चाह रहे थे एक बार ये देखें कि इसका जेनेटिक मेकअप किस तरीके से, यानी किस तरीके से इसमें जीन्स अरेंज हैं। क्योंकि अगर हमने वो चीज़ देख ली तभी हम समझ पाएंगे कि इस पौधे में ऐसा क्या है कि इसको चमत्कारी पौधा कहा जाता है। तो अभी फ़िलहाल साइंटिस्ट ने इसका जेनेटिक मेकअप डिकोड कर लिया है, इसी वजह से ये पूरा टॉपिक न्यूज़ में है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो चमत्कारी पौधा है या फिर मिरेकल प्लांट है, ये अपने ट्रेडिशनल यूज़ के लिए जाना जाता है कानी ट्राइबल कम्युनिटी में। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री के लिए कि ये जो आरोग्य पचा है, एक पौधा जो है कौन सी कम्युनिटी उगाती है। तो आपको याद रखना है कानी कम्युनिटी इस चीज़ को उगाती है। ये अगस्त्य हिल्स पे मिलता है, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतनी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, ये आपको याद करनी है, और न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि साइंटिस्ट ने अभी इसके जेनेटिक मेकअप को पढ़ लिया है। अब ये जो कानी ट्राइब हमने पढ़ी, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ये ट्राइब जनरली वेस्टर्न घाट के एरिया में रहती है, केरला के आसपास, और आरोग्य पचा या फिर चमत्कारी पौधे को ये लोग जीवनी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं हर्बल रेमेडी करने के लिए, यानी पौधे से उपचार करने के लिए इस पौधे को जीवनी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जो कानी है वो जनरली नोमैडिक पीपल हैं, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं। और अगर हम लोग वेस्टर्न घाट में भी थोड़ा और स्पेसिफिक बात करें तो अगस्त्य मलाई के ये इंडिजिनस ग्रुप है, जो कि एक माउंटेन रेंज है केरला की। कानी ट्राइबल जो है, इनके समुदाय में ये बहुत समय से प्रथा रही है कि जब भी किसी को कोई बीमारी लगे तो उसका उपचार पौधों या फिर जड़ी बूटियों के तहत किया जाए। यहाँ पे जो भी फिजिशियन होते हैं, जो वैद्य जी होते हैं, उनको प्लाथी कहा जाता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ये आप टर्म नोट कर लें। और ये वहाँ के प्रॉपर वैद्य जी हैं, यानी जो भी वहाँ पे पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनमें जो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, ये उन सभी चीज़ों के ज्ञाता हैं। और इस पर्टिकुलर ट्राइब कानी के अगर हम लोग ट्रेडिशन देखेंगे तो इनके ट्रेडिशंस के हिसाब से सिर्फ इस प्लाथी को ही अधिकार है कि वो ट्रेडिशनल मेडिकल नॉलेज को ट्रांसफ़र कर सकता है और किसी को बता सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं। यानी हमने क्या क्या पढ़ा? ये चमत्कारी पौधा है, इसमें बहुत सारी यहाँ पे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगस्त्यमलाई हिल्स पे मिलता है। ये अगस्त्यमलाई कहाँ है? ये केरला में है और वेस्टर्न घाट का एक पार्ट है। जो इसको कम्युनिटी बहुत समय से इस्तेमाल करती आ रही है, उस कम्युनिटी का नाम है कानी ट्राइबल समुदाय या फिर कम्युनिटी। अब इसके बारे में पढ़ें तो फिर यहाँ पे प्लाथी होते हैं, एक वैद्य है, उनके पास ही सिर्फ एकमात्र ये राइट है, ये अधिकार है कि वो ट्रेडिशनल नॉलेज को बांट सकते हैं और इधर उधर एक्सचेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे लगातार हर्बल रेमेडी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वृक्षों से, पौधों से किसी भी बीमारी का उपचार करने की कोशिश की जाती है। और इस यहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ को ये लोग कहते हैं जीवनी। तो ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे नासा प्लान कर रहा है कि वो लॉन्च करेगा एक अनमैन्ड न्यूक्लियर पावर्ड ड्रोन। तो ये जो ड्रोन है ये अनमैन्ड होगा, न्यूक्लियर पावर होगा, और इसका नाम रखा गया है ड्रैगन फ्लाई। और कहाँ के लिए लॉन्च कर रहा है? सैटर्न के सबसे विशाल मून के लिए ये लॉन्च किया जा रहा है। तो आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। नासा जो है सबसे पहले कर कौन रहा है? नासा। मिशन का नाम है ड्रैगन फ्लाई मिशन।
ड्रैगन फ्लाई क्या है? ड्रैगन फ्लाई खुद एक ड्रोन है। कैसा ड्रोन है? सबसे पहले तो इसमें जो एनर्जी रहेगी, जो पावर रहेगी, वो न्यूक्लियर से रहेगी, तो ये न्यूक्लियर पावर्ड है। और जो ड्रोन है वो अनमैन्ड है, और ये ड्रोन जा रहा है सैटर्न के सबसे विशाल मून पे। और कौन सा है वो मून? तो आपको याद रखना है, सैटर्न का सबसे बड़ा मून है टाइटन। तो यानी नासा जो है वो टाइटन पे अपना ये ड्रोन भेज रहा है, और ड्रैगन फ्लाई मिशन के तहत भेज रहा है। इस पर्टिकुलर ड्रोन का नाम भी ड्रैगन फ्लाई है। और इस मिशन के तहत क्या खोजने की कोशिश की जाएगी? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या वहाँ पे लाइफ है, क्या वहाँ पे किसी भी प्रकार के जीवन की कोई संभावना है। तो ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम ये मिशन भेजेंगे। ये मिशन 2026 वर्ष में लॉन्च किया जाएगा, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2034 तक ये पृथ्वी पर वापस आ जाएगा अपने सारे ऑब्जर्वेशंस के साथ। अब ये जो मिशन नासा भेज रहा है, ये उसके कैसीनी प्रोब को सक्सीड करेगा, जिसका 13 वर्ष तक चलने वाला मिशन सितंबर 2017 को ख़त्म हो गया था। ये जो मिशन है ये 13 वर्ष तक सैटर्न के चक्कर लगाता रहा, और फाइनली ये ख़त्म हो गया जब ये सैटर्न के एटमॉस्फेयर में डाइव इन किया, यानी सैटर्न के एटमॉस्फेयर में चला गया। उसके अलावा अगर हम बात करें ड्रैगन फ्लाई मिशन, तो ये नासा के एक बड़े मिशन का छोटा सा हिस्सा है। नासा का एक मिशन रहा है नासाज न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम, जिस मिशन के अंतर्गत हम लोग यानी नासा वाले एक सीरीज ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस भेजेंगे, और हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद अलग अलग जो बॉडीज़ हैं उनके बारे में यहाँ पे रिसर्च की जाएगी। और यहाँ पे इनफैक्ट प्लूटो के बारे में भी रिसर्च की जानी थी, और उसका भी एक अलग से प्लान बनाया गया था। न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम के तहत प्लूटो को भी स्टडी करने के लिए प्लूटो प्रोब न्यू होराइजन को तैयार किया गया था। जुपिटर के लिए तैयार किया गया था, जिसको हम लोग जूनो भी कहते हैं। तो ये जूनो जो है वो भी इसी न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम का हिस्सा है, और इनफैक्ट एक एस्टेरॉइड से संबंधित भी यहाँ पे मिशन तैयार किया गया था। तो यानी हम क्या समझे, न्यू फ्रंटियर जो प्रोग्राम है इसमें पूरे ही सोलर सिस्टम में जो भी बॉडीज़ मौजूद हैं, हम लोग उन सबको एक्सप्लोर करने के लिए अलग अलग यहाँ पे हमारे रॉकेट या फिर स्पेस प्रोब वाले स्पेसक्राफ्ट्स भेजेंगे। इसके तहत इनफैक्ट हमने ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो को भी कवर किया है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा, प्लूटो जो है वो प्लैनेट नहीं है, वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। इनफैक्ट प्लूटो लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है। भाई एक समय प्लूटो को 9th प्लैनेट कंसिडर किया जाता था, और हम मानते थे कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 9 प्लैनेट हैं, यानी 9 ग्रह हैं। लेकिन ये बात है 2006 की, जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक कॉन्फ्रेंस में प्लूटो को रिक्लासिफाई कर लिया गया था एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। हालांकि इस क्लासिफिकेशन के बाद बहुत सारे विवाद हुए, कंट्रोवर्सीज हुई, और आज तक ये लोग जो प्लैनेट्स की स्टडी करते हैं उनमें एक डिवीजन है। आधे लोग मानते हैं कि प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट है, आधे लोग आज भी ये प्रूव करना चाहते हैं कि प्लूटो जो है वो प्लैनेट है। अभी फ़िलहाल में ही एक स्टडी आई है जहाँ पे ये लिखा था कि प्लूटो एक प्लैनेट है। तो इसी तरीके से लगातार विवाद चल रहे हैं कि प्लूटो प्लैनेट की तरह कंसिडर किया जाए या फिर ड्वार्फ प्लैनेट की तरह कंसिडर किया जाए। हालांकि 2006 के इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की कॉन्फ्रेंस के हिसाब से प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, और आपको ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं, भाई हम लोग सैटर्न के मून को क्यों पढ़े? भाई सैटर्न को पढ़ लो आप, सैटर्न के मून जो कि टाइटन है और उसका लार्जेस्ट मून है वो, तो इसी को क्यों पढ़ रहे हैं? तो सबसे पहले तो ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं जो टाइटन है वो अर्थ के अर्ली एज को रिप्रेजेंट करता है। यानी जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उस समय जैसी पृथ्वी थी, टाइटन कुछ कुछ उससे मैच करता है। इसी वजह से अगर हम टाइटन पढ़ पाएंगे तो अर्थ की उत्पत्ति के बारे में और क्या इवोल्यूशन की पूरी टाइमलाइन रही है इस बारे में और बेहतर जानकारी ला पाएंगे। तो यानी पहला पॉइंट तो हो गया कि जो टाइटन है वो अर्ली अर्थ जैसा है। उसके अलावा टाइटन के बारे में कुछ फैक्ट्स आप जान लीजिए। जो टाइटन है वो मर्क्यूरी जैसे काफ़ी प्लैनेट से बड़ा है और हमारे पूरे सोलर सिस्टम में ये सेकेंड लार्जेस्ट मून है। इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो करीब है 179 माइनस में डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो यहाँ पे सरफेस प्रेशर है वो भी अर्थ के कंपैरिजन में 50% हायर है। तो इसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं, लेकिन फिर भी ये अर्ली अर्थ को रिजेंबल करता है। इसी वजह से हम इस पर्टिकुलर सैटर्न के लार्जेस्ट मून की स्टडी में इंटरेस्टेड हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हमने आपको बताया 2026 में लॉन्च किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि वहाँ से सब चीज़ें देख दाख के ये 2034 तक वापस आ जाएगा। और मैंने आपको बताया जो ये मून है इसका एटमॉस्फेयर अर्ली अर्थ जैसा कहा जा रहा है। ये जो मिशन है इसमें मल्टी रोटर्स का इस्तेमाल होगा और इस तरीके का व्हीकल जो है ये पहली बार नासा किसी भी अन्य ग्रह पे भेजेगा। नासा का कहना है कि इस पूरे जो मिशन में ड्रोन जाएगा उसमें 8 रोटर्स होंगे। मतलब इस तरीके की इसमें 8 अलग अलग
लिफ्ट जनरेटिंग रोटर्स लगे होंगे, जिससे बेहतर तरीके से हम इसको गाइड कर पाएंगे और इसका मूवमेंट बेहतर बन पाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग लिथियम आयन गीगा फैक्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने ये प्रस्ताव रखा है कि आने वाले कुछ वर्षों में हम लोग लिथियम आयन बैटरी के निर्माण के लिए भारत में गीगा फैक्ट्रीज की स्थापना करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें लिथियम आयन बैटरी होती क्या है, तो दोस्तों आप ध्यान रखें, एक तो ये हल्की होती है, आकार में छोटी होती है और आसानी से इसको इधर से उधर ले जाया जा सकता है, यानी पोर्टेबल होती है। साथ में आपको ध्यान रखना है ये जो बैटरी है ये पारंपरिक बैटरी की तरह रासायनिक अभिक्रियाओं पर आधारित नहीं है, तो ये इसकी थोड़ी सी खास बात है। ये कैसे काम करती है, इसमें लिथियम का फ्लो होता है। ये जो आप पढ़ रहे हैं, लिथियम जो है एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो होता है, जिसकी वजह से ये बैटरी बेसिकली काम करती है। और इस लिथियम के फ्लो की वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कैसे लिथियम के फ्लो होने से काम करती है, स्मॉल होती है, पोर्टेबल होती है और ट्रेडिशनल बैटरी से ये काफ़ी अलग है। जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो, यानी कि हम लोग इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो क्या होता है, तो एक बार ये मानते हैं ये बैटरी है, इसमें ये वाला नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है। तो जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है तो पॉजिटिव चार्ज के साथ जो लिथियम आयंस है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, और जब आप इसको वापस से चार्ज कर रहे हैं तो चार्जिंग के दौरान होता क्या है, यही आयन इधर से इकट्ठे हुए जो उस टाइम ऊपर की तरफ इकट्ठे हो गए थे, वो अब चार्जिंग के टाइम पे वापस प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें लिथियम आयन का पूरी तरह मूवमेंट होता है। एक बार लिथियम आयन नेगेटिव से जाते हैं पॉजिटिव की तरफ, लेकिन जब आप इसको चार्ज कर रहे होंगे तो वही जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो वापस चले जाएंगे इस तरफ। इसी तरीके से लिथियम आयन का मूवमेंट होता रहता है। अब हम देखते हैं लिथियम आयन पे हम लोग इतना जोर दे क्यों रहे हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंट बात है, क्या इसमें खास बात है। तो अगर बेनिफिट्स पे हम लोग प्रकाश डालें, सबसे पहले तो ये केमिकल रिएक्शंस पे बेस्ड नहीं होती, तो इसलिए इसकी लाइफ जो है वो लॉन्ग रहती है। उसके अलावा मैंने आपको बताया लाइट वेट होती है, रिचार्जेबल है, इंपॉर्टेंट बात है ये। और अभी ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ की जा रही है। एक छोटे से प्रोडक्ट से लेकर, यानी आप समझ लिए मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो आ रहे हैं, जो बैटरी पे चलने वाली गाड़ियाँ आ रही हैं, उसमें भी यही बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब देखिए कितनी वाइड इसकी एक्सेप्टेंस है, कितनी वाइड इसकी यूजेज है। छोटे मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तक इसको ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बैटरी में इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो कि कार्बन के एमिशन को कम करेगा, अल्टीमेटली ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम कर रहा है, अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में मदद कर रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर बैटरी से संबंधित। अब हम देखते हैं एक बार ये न्यूज़ क्या है। भाई नीति आयोग ने प्रस्ताव रखा है कि आने वाले समय में इस तरीके की बैटरी के और ज़्यादा उत्पादन के लिए, और ज़्यादा निर्माण के लिए हम लोग भारत में गीगा फैक्ट्रीज की स्थापना करेंगे। इससे पहले नीति आयोग ने एक और प्रस्ताव रखा था जिसके तहत ये कहा जा रहा था कि भारत में 31 मार्च 2023 के बाद से सिर्फ इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर्स बेचे जाएंगे। और अगर मार्च 31 2025 के बाद से देखें तो जो भी 2 व्हीलर्स होंगे, यानी 2 पहिया वाहन होंगे और 150 सीसी से कम के होंगे, वो भी सिर्फ इलेक्ट्रिक ही बेचे जाएंगे। तो यानी कि प्रस्ताव में 2 बातें रखी गई। एक तो रखी गई 3 व्हीलर्स के लिए और एक रखी गई 2 व्हीलर्स के लिए जो कि 150 सीसी से कम है। 3 व्हीलर्स में बोला गया कि भाई 31 मार्च 2023 के बाद से सिर्फ और सिर्फ जो भी 3 व्हीलर्स बेचे जाएंगे वो इलेक्ट्रिक होंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले होंगे, बैटरी से चलने वाले होंगे। और जो 2 व्हीलर्स बेचे जाएंगे, यहाँ पे 2025 है, यहाँ पे 2023 है, इस बात की आपको ध्यान रखनी है। डेट सेम है दोनों में, 31 मार्च। तो 2 व्हीलर्स जो 150 सीसी से कम है, 31 मार्च 2025 के बाद से वो भी इलेक्ट्रिक ही बेचे जाएंगे। उसमें पेट्रोल से चलने वाले या कोई भी इस तरीके की फ्यूल से चलने वाले नहीं बिकेंगे तो सिर्फ बैटरी से चलने वाले। हालांकि इस पर लगातार डिबेट्स चल रही हैं, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, इतना बड़ा स्टेप उठाने जा रहे हैं, तो आपके देश में इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। भाई आप ये तो लॉन्च कर देंगे, 3 व्हीलर्स भी आ गए इलेक्ट्रिक, आपने 2 व्हीलर्स भी 150 सीसी से नीचे वाले इलेक्ट्रिक कर दिए, लेकिन बैटरी चार्ज करने के क्या आपने कुछ कुछ दूरी पे पंप्स बनाए हैं? जैसे आज अगर हम मानते हैं हमारा ऑटो या फिर 3 व्हीलर या फिर कोई 2 व्हीलर है तो वो पेट्रोल से चलता है, तो आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे पेट्रोल पंप
आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक से चलने वाले बनाएंगे तो उस बैटरी को चार्ज करने के लिए कोई पंप का होना आवश्यक है। आपको देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, तभी इतना बड़ा इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक व्हीकल से बेसिकली संबंधित आप स्टेप ले पाएंगे। तो इसी वजह से इस पर लगातार डिबेट हो रही है। कोई है जो इस तरीके के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कई लोग हैं जो इसमें कुछ अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। तो लगातार इस पर डिबेट चल रही है। उसी डिबेट के तहत उसी का छोटा सा हिस्सा मानते हुए ये दूसरा प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें कहा गया है हम लोग भारत में गीगा फैक्ट्रियों की स्थापना करेंगे। हालांकि अगर हम लोग विश्व स्तर पे देखेंगे तो ये एक उभरता हुआ क्षेत्र है, उभरता हुआ उद्योग है। तो पूरे ही विश्व में आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी। अगर भारत को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है तो उसको ज़रूरी है इस तरीके की पॉलिसीज़ को लागू करना, और जो भी इससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करना। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग चंद्रयान 2 यानी मून मिशन के बारे में बात करने वाले हैं। सितंबर 2008 में चंद्रयान 2 मिशन अप्रूव किया गया था सरकार द्वारा, और इसमें 425 करोड़ की बजट की बात की गई थी। ये भारत का सेकेंड मून मिशन रहेगा, और मून के दक्षिणी भाग को एक्सप्लोर करने के लिए हमने ये मून मिशन तैयार किया था। उसमें भी अगर मैं बात करूं तो साउथ पोलर रीजन को एक्सप्लोर करना था। भारत के जो प्लान्स है कि हमको अलग अलग प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करना है, हमको अलग अलग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करना है, उसी के तहत ये मिशन लॉन्च किया गया। और उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कहा जाता है प्लानिटरी साइंस एंड एक्सप्लोरेशन, या फिर प्लैनिक्स। अगर हम लोग चंद्रयान 2 की बात करें तो इसमें टोटल 3 कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। एक है ऑर्बिटर, एक है लैंडर जिसको विक्रम नाम दिया गया है, और एक है रोवर जिसका प्रज्ञान नाम रखा गया है। इसके पहले हमने एक चंद्रयान 1 लॉन्च किया था 2008 में, जो इसरो और भारत का पहला मून मिशन था। ये वाला दूसरा मून मिशन है। जो इसमें लैंडर और रोवर थे उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि वो सिर्फ 14 दिन ही ऑपरेट कर पाएँ, और ये जो ऑर्बिटर था उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि वो 1 वर्ष तक ऑर्बिट में रह सके। चंद्रयान 2 के साथ भारत का ये एम था कि हम लोग चौथी कंट्री बन सकें जो कि स्पेसक्राफ्ट को मून पे लैंड करवा सकता है। ऐसी हम उम्मीद कर रहे थे कि ये साउथ पोल पे लैंड करेगा, चंद्रमा के, जहाँ पे इससे पहले कोई भी मिशन नहीं पहुँचा है। तो ये एक हम लोग अचीवमेंट के तौर पे देख रहे थे कि साउथ पोल पे हम लोग लैंड करवाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अभी तक कोई पहुँचा नहीं है। साउथ पोल जो है मून का, वहाँ पे ऐसी संभावना है कि हमको प्रेजेंस ऑफ वाटर देखने को मिल सकती है, यानी वहाँ पे जल के मिलने की संभावना है। उसके अलावा ऐसा माना जा रहा था कि वहाँ पे कुछ ऐसे एंशियंट रॉक्स होंगे, पुराने पत्थर होंगे, कुछ क्रेटर्स होंगे, यानी जो मून में गड्ढे होते हैं, कुछ ऐसे गड्ढे होंगे जिससे हम लोग हिस्ट्री ऑफ मून के बारे में थोड़ा जान पाएंगे। मून की क्या हिस्ट्री रही है, किस तरीके से उसका फॉर्मेशन हुआ है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है। तो उम्मीद थी कि इस सबसे हम जान पाएंगे। अगर इस मिशन के तहत भेजे गए पेलोड्स की बात करें तो मून के टेरेन को मैप करने के लिए इसमें कैमरा लगा हुआ था, जो कि पूरे मून का एक डिजिटल मॉडल जनरेट कर देगा। उसके अलावा यहाँ पे एक स्पेक्ट्रोमीटर भी लगा हुआ है। ये क्या करेगा, ये जो मून के सरफेस पे अलग अलग एलिमेंट्स है उनकी कॉम्पोजिशन को टेस्ट करेगा। उसके अलावा यहाँ पे एक सोलर एक्सरे मॉनिटर भी है जो एक्सरेज प्रोवाइड करेगा मून के सरफेस के बारे में। ऐसी उम्मीद की जा रही थी जो ऑर्बिटर है, जो लैंडर है, जो रोवर है, वो मिनरल की स्टडीज़ करेंगे, और साथ साथ जो भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं मून के सरफेस पे उनको भी स्टडी करेंगे। यहाँ पे लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम के बाद, जो कि एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, और उनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब जो रॉकेट चंद्रयान 2 को लेके गया है वो है GSLV Mach 3 रॉकेट। ये जो है इसरो ने डेवलप किया है, एक 3 स्टेज व्हीकल है, और इसका मेन पर्पस था कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स को, या फिर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस करना। अब दो चीज़ समझने वाली है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है। देखिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स तो ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करवाने में मदद करती हैं, जैसे कि टीवी का कम्युनिकेशन, टेलीफोन का कम्युनिकेशन, रेडियो, इंटरनेट और अदर मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिक मैंने आपको पर्पस बता दिया कि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में ये सैटेलाइट इस्तेमाल की जाती हैं, और ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में जाने का मतलब है नहीं, तो आप बेसिक इसका याद रखें। फिर बात करते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 तरीके के ऑर्बिट होते हैं, एक होता है जियो सिंक्रोनस और एक होता है जियो स्टेशनरी।
बेसिकली नाम से आप समझ पा रहे हैं, जियो सिंक्रोनस यानी जो अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज करता है। कैसे सिंक्रोनाइज करेगा? जो अर्थ का ऑर्बिटल पीरियड है वही इसका ऑर्बिटल पीरियड रहेगा। आसान भाषा में, अगर अर्थ को अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में, एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 24 घंटे के आसपास लगते हैं, और अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिक बात करूँ तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं, तो ये जो सैटेलाइट है ये भी इसी स्पीड से रोटेट करेगा और इतने ही टाइम में एक चक्कर अपना कंप्लीट करेगा। तो अर्थ का जो ऑर्बिट करने का पीरियड है उससे ये सैटेलाइट अपना पीरियड मैच करता है, इसीलिए ऐसा लगता है कि ये अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज कर रहा है। अब जियो सिंक्रोनस का ही एक स्पेशल केस है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या फ़र्क है? देखिए, जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है ये अर्थ के चारों तरफ इस तरीके से घूमता है, अर्थ के इक्वेटर से ये सिंक्रोनाइज करता है, आप ये चीज़ ध्यान रखें। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कुछ इस तरीके से लगेगा, और अगर जियो सिंक्रोनस की बात करें तो वो अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज करेगा, लेकिन वो और इक्वेटर के साथ इस तरीके से मैच नहीं करेगा। वो ऐसा टेढ़ा हो सकता है, वो इस तरीके से हो सकता है, लेकिन वो इक्वेटर के साथ मैच नहीं करेगा। जो जियो स्टेशनरी है वो बेसिकली इक्वेटर के साथ मैच करता है, इक्वेटर को देखता है और इक्वेटर के चारों तरफ अर्थ के ऑर्बिटल पीरियड को मैच करते हुए चक्कर लगाता है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे GSLV Mach 3 की। इसके अलावा इसमें 640 टन का मास है, और अगर लो अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो ऐसे पेलोड्स या फिर ऐसे सैटेलाइट जिनका 8000 किलो तक का वजन है उनको ये लो अर्थ ऑर्बिट में रख सकता है, और अगर उससे ऊपर जाने की बात करें तो फिर ये उससे ऊपर 4000 किलो तक के पेलोड्स को रख सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद GSLV Mach 3 में C25 इंजन लगा है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये भारत का सबसे लार्जेस्ट क्रायोजेनिक इंजन है, तो आपको याद रखना है इसमें C25 इंजन लगा है। इसके अलावा इसमें 2 सॉलिड स्ट्रैप-ऑन्स हैं और लिक्विड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया गया है कोर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं GSLV Mach 3 के बारे में, आपको ध्यान रखनी है। अब ये कुछ चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। Mach 3 के बारे में बताया गया है। यहाँ पे हम लोग एक बार मून के साउथ पोलर रीजन के बारे में भी चर्चा करते हैं। अगर हम मून के नॉर्थ पोल की बात करें तो उसके कंपैरिजन में जो साउथ का पोल है ये ज़्यादा शैडो में रहता है, यानी ये परछाई में रहता है। ऐसा माना जा रहा है कि ऐसे शैडोड एरिया में पहली बात तो जल के मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। दूसरी बात, यहाँ पे जो क्रेटर्स हैं यानी जो चांद में गड्ढे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि वो बहुत आइसी कोल्ड है, वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, तो उसमें कहीं ना कहीं फॉसिल्स हमको मिल सकते हैं, और ये फॉसिल्स अगर मिल जाएंगे तो हम अर्ली सोलर सिस्टम के बारे में जान पाएंगे। जैसे मैंने बताया था, भारत की ऐसी अपेक्षा थी कि हम लोग 4th कंट्री बनेंगे चांद पे उतरने वाले। आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी तक जो भी चांद पे उतरे हैं स्पेसक्राफ्ट्स, वो ज़्यादातर चांद के इक्वेटर के आसपास उतरते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे इनफ सनलाइट रहती है, तो आराम से उनको सब चीज़ दिखती है, वो सब चीज़ कंट्रोल कर पाते हैं। अब जो हम चंद्रयान 2 मिशन के तहत कोशिश कर रहे थे, वो हम कोशिश कर रहे थे कि साउथ पोल ऑफ द मून के आसपास उतरें, जहाँ पे अभी तक कोई भी पहले मिशंस नहीं गए हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं चंद्रयान 1 के जाने के बाद क्या सक्सेस हमको हासिल हुई है, तो यहाँ पे चंद्रयान 1 से हमको कुछ फाइंडिंग्स मिली है। सबसे पहले तो हमको ये फाइंडिंग मिली है कि लूनर केव्स मौजूद हैं, यानी चांद पे गुफाएं मौजूद हैं जो कि चांद पे लावा के फ्लो की वजह से बनी हैं। उसके अलावा चंद्रयान 1 ने लूनर वाटर की भी प्रेजेंस को कंफर्म किया था। उसके अलावा इस मिशन ने ये भी फाइंड किया था कि चांद पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की भी हिस्ट्री देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ फॉल्ट्स और कुछ फ्रैक्चर्स डिस्कवर किए गए थे। और उसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें चंद्रयान 2 के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, तो यहाँ पे आप इसको 2 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला तो है कि साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, जो कि ऑर्बिटर द्वारा परफॉर्म किया जाना था, और ये मून की हिस्ट्री के बारे में पता लगाने को था कि भाई मून की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके अलावा चंद्रमा का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो ये था इसका पहला ऑब्जेक्टिव। जो दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे था वो लैंडर को परफॉर्म करना था। तो दूसरा भाग था टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, और इन्हीं टेक्निकल एक्सप्लोरेशन के ज़रिए हम लोग मून पे सीस्मिक वेव्स के बारे में पता लगाना चाह रहे थे। इसके तहत हमको पता पड़ता कि मून का कोर, मैंटल, क्रस्ट वाला क्या फंडा है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो अब दोस्तों हम देखेंगे कि इसका फ्यूचर क्या रहा, मतलब इस मिशन में क्या हम सक्सेसफुल हुए, क्या हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पे 3 कंपोनेंट थे। एक था ऑर्बिटर, दूसरा था लैंडर, और तीसरा था रोवर, जो कि लैंडर के ही अंदर रखा गया था, जिसका नाम यहाँ पे प्रज्ञान रखा था। ऑर्बिटर सक्सेसफुली अपना काम करता चला गया। प्रॉब्लम आ गई थी लैंडर के साथ, जो कि विक्रम लैंडर है। जो विक्रम था वो कुछ मिनट ही दूर था मून पे लैंड करने से,
जैसे जैसे वो मून के सरफेस पे उतरने की तरफ बढ़ा, वैसे वैसे समझ लीजिए थोड़ी ही दूरी पे इसरो ने उससे कांटेक्ट खो दिया। उसने इस दौरान 3,83,998 किलोमीटर्स का डिस्टेंस तय किया। तो देखिए दोस्तों, उसने 3,83,998 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था। बचा था सिर्फ कुछ ही डिस्टेंस पे लूनर सरफेस। जो डिस्टेंस टोटल ट्रैवल करना था वो था 3,84,000 किलोमीटर्स का। लेकिन इससे पहले ही यहाँ पे उसने जो कॉन्टैक्ट है इसरो से वो कट ऑफ हो गया, यानी सिर्फ 2.1 किलोमीटर वो दूर रह गया था मून के सरफेस से। लेकिन उस दौरान ही कम्युनिकेशन खो गया, कॉन्टैक्ट लॉस्ट हो गया। अब एक बार हम लोग इसके पीछे की और चीज़ें समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये मानता हूँ मैं ल्यूनर सरफेस है, यानी मून का सरफेस है। इससे कुछ ही ऊंचाई पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 किलोमीटर के आसपास ये लैंडर है। अगर इस लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, सॉफ्ट लैंडिंग का तात्पर्य है कि इस तरीके से लैंड करे कि डैमेज ना हो, तो अगर इसको सॉफ्ट लैंडिंग करनी है तो इसको स्पीड कम करनी होगी। यहाँ पे करीब इसके पास जो स्पीड थी वो थी 6000 किलोमीटर्स पर आवर की। तो अगर यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करनी है तो ये बात ज़रूरी है कि आप स्पीड अपनी कम करें, तभी वो संभव है। तो यहाँ पे हमको 3 बातों का बेसिकली ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आप उसकी स्पीड को कम करें, पहली बात। दूसरी बात, आप उसकी ट्रैजेक्टरी पे ध्यान दें। ये नहीं कि वो मुड़ के कहीं और इस तरीके से उतर गया, यहाँ उतरना था। और जो तीसरी चीज़ है वो है कि वो अपने प्री डिटरमाइंड लोकेशन पे ही उतरे। अगर ये तीनों ही चीज़ हम लोग अकम्प्लिश कर लें तो ही ये संभव है कि हम लोग सक्सेसफुल मिशन यहाँ पे इसको घोषित कर सकते हैं सॉफ्ट लैंडिंग के साथ। यहाँ पे साइंटिस्ट का मानना है कि जो लैंडर है वहाँ पे 4 रॉकेट्स हैं। बेसिकली होता क्या है, देखिए, अगर मान लेते हैं ये लैंडर है, ये इस तरीके से नीचे उतर रहा है, तो रॉकेट ऑपोजिट डायरेक्शन में फायर किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम करी जा सके, यानी डी एक्सेलरेट किया जा सके। तो ऐसे ही 4 रॉकेट्स हैं जिनको ऑपोजिट डायरेक्शन में फायर होना था, तो वो सब एक दूसरे के सिंक्रोनस नहीं हुए, यानी वो एक साथ नहीं हो पाए। तो कई साइंटिस्ट तो ऐसा बोल रहे हैं, साथ ही कई साइंटिस्ट ऐसा बोल रहे हैं इंटरनल हीटिंग इश्यूज़ की वजह से। और ये जो इंटरनल हीटिंग इश्यूज़ थे, इसकी वजह से जो अंदर सिस्टम था वो मैल फंक्शन कर गया। तो इन्हीं कुछ रीजंस के चलते जो कनेक्टिविटी थी वो अनसक्सेसफुल हो गई। और अगर हम लोग रोवर की बात करें तो रोवर जो है वो लैंडर के अंदर था। देखिए, ये बड़ा वाला मानते हैं हम लोग लैंडर है जिसका नाम है विक्रम, अंदर जो है ये है रोवर जिसका नाम है प्रज्ञान। इसको ऐसा सेट किया गया था कि ये लैंडिंग के बाद, यानी एक बार जब ये लैंडर लैंड कर गया है, 3 घंटे गुजर जाने के बाद ही बाहर आएगा और फिर उसके बाद डेटा सैंपल्स कलेक्ट करना शुरू करेगा। और इस अकॉर्डिंग डिज़ाइन और सेट किए गए थे कि ये करीब 14 दिन तक ऑपरेशनल रहे। लेकिन क्योंकि लैंडर से ही हमारी कनेक्टिविटी टूट गई थी, तो इस वजह से रोवर की भी जो फंक्शनैलिटी है वो भी मिसिंग थी। बाद में नासा ने इसकी कुछ इमेजेस भी रिलीज़ की थी, जहाँ पे दिखाया गया था विक्रम लैंडर की जो लैंड करने की साइट थी, और वहाँ पे इस विक्रम लैंडर से जुड़ा हुआ कुछ मलबा भी मिला था। तो ऐसा कहा जा रहा था कि जो विक्रम लैंडर है उसने हार्ड लैंडिंग की थी, जबकि उसको सॉफ्ट लैंडिंग करने का एक्सपेक्टेशन हमने किया था, क्योंकि जो उसकी स्पीड कम होने की टेक्नोलॉजी लगाई गई थी वो बराबर वर्क नहीं करी, जिसकी वजह से उसने हार्ड लैंडिंग करी है। उसके बाद इसरो अब प्लान कर रहा है कि जो नया चंद्रयान है, यानी अगला चंद्रयान है चंद्रयान 3, वो अगले साल नवंबर तक वो शायद लॉन्च करेगा। फिर हम बात करते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की। यहाँ पे हम लोग एजेंट स्मिथ की बात करेंगे। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये क्या है? एक मैलवेयर है। ये आपके एंड्रॉयड फ़ोन में घुस जाता है और ये जो आपके वहाँ पे एप्लीकेशंस हैं उनको रिप्लेस कर देता है कुछ फेक एप्लीकेशंस के साथ। और इस चीज़ की आपको बिल्कुल नॉलेज भी नहीं लगती, क्योंकि देखने में आपको सारी एप्लीकेशन वैसी ही लगेंगी जैसी आपकी नॉर्मल है। लेकिन अगर ये एजेंट स्मिथ आपके एंड्रॉयड फ़ोन में आ गया है तो उस एप्लीकेशन का एक फेक वर्जन वो बना देगा जो कि देखने में सिमिलर लगेगी, इसीलिए आपको पता नहीं पड़ पाएगा। अभी तक तो ये देखा जा रहा था कि एजेंट स्मिथ मोबाइल में इसीलिए आ रहा था जिससे कि एडवर्टीजमेंट्स वो दिखा सके। अलग अलग एप्लीकेशंस एक बार आपके यहाँ पे इंस्टॉल हो गई तो उसमें बहुत सारे ऐड आएंगे, ऐड से पैसा जनरेट होता है ऐड मेकर के पास। हालांकि ऐसा देखा गया है कि एक बार मैलवेयर का कंट्रोल आ गया आपके मोबाइल पे तो वो कुछ भी कर सकता है। आपका डेटा स्टील कर सकता है, आपकी बैंक की डिटेल स्टील कर सकता है, आपके पासवर्ड स्टील कर सकता है, और उसके अलावा जो भी मिसयूज़ होगा वो आराम से कर सकता है। यानी उसके पास आपके फ़ोन का पूरा कंट्रोल आ गया। ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा था भारत में करीब 60% ऑफ द डिवाइस को इसने इन्फेक्ट किया है 25 मिलियन डिवाइसेस में से, जो कि इसके इम्पैक्ट के अंदर आए हैं। तो इसीलिए यूज़र्स को ऐसा कहा जा रहा था कि एक तो आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम अपडेटेड रखें,
आपका ओल्ड वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आप ना चलाएं, और उसके अलावा कोई भी थर्ड पार्टी ऐप्स आप डाउनलोड ना करें। जिन ऐप्स पे आपको भरोसा है सिर्फ और सिर्फ वही डाउनलोड करें, क्योंकि आप ऐप डाउनलोड करेंगे कोई भी अनट्रस्टेड नेटवर्क से तो फिर उसके साथ आपके ये जुड़ा हुआ आ जाता था। तो आपको ध्यान रखना, एजेंट स्मिथ है मालवेयर और ये आ रहा है एंड्रॉयड फ़ोन्स में। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको आगे के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ से आपको हेल्प हो रही होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत हो रहे होंगे। आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।